नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां बीजेपी के घोषणा पत्र में कोरोना के मुफ्त टीके के वादे पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने वादा किया है कि कोरोना वैक्सीन आने पर बिहार के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। बीजेपी के इस वादे पर आरजेडी और कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है और बीजेपी ने इसे बिल्कुल सही कदम बताया। बिहार के लिए बीजेपी का वादों का संकल्प, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का वादा, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, किसानों से लेकर बेरोजगारों तक के लिए घोषणाएं, 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प का घोषणा पत्र। बिहार के पहले दौर के चुनाव से 6 दिन पहले बीजेपी ने बिहार में चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया है। जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही बीजेपी ने घोषणा पत्र को 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प का नाम दिया है। घोषणा पत्र में बिहार के विकास के लिए रोड मैप का जिक्र किया गया है और पहले नंबर पर कोरोना के मुफ्त टीके का वादा किया गया। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घोषणा पत्र को जारी करने के लिए खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना में मौजूद थी। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें पिछले काम की रिपोर्ट के साथ लोगों का भरोसा साबित करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में सभी के लिए कोरोना के मुफ्त टीके का वादा किया, बिहार में हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा देने का वादा किया, 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति का भरोसा दिलाया, आईटी क्षेत्र में 5 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही, 1 करोड़ महिलाओं के लिए स्वरोजगार का वादा किया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 लाख रोजगार और दरभंगा में एम्स का वादा किया गया। इसके साथ एमपीएस पर दलहन की खरीद और सभी के लिए पक्के मकान, 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग, मीठे पानी की मछली पालन की योजना के अलावा किसान सप्लाई चेन से 10 लाख रोजगार के अवसर जुटाने का वादा किया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र के पिटारे में किसान, नौजवान, बेरोजगार और महिला हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ वादा किया गया है। बेरोजगारों के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी देने की बात भी कही गई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आंकड़े गिना रही थीं, तो उसी दौरान वो बिहार के लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिलाना भी नहीं भूली। पूरे गवर्नेंस का प्रायोरिटी था और डिलीवरी को मन में रखते हुए गांव तक पहुंचाना और उधर रिजल्ट दिखाना, इसका प्रायोरिटी के साथ गवर्नेंस चलाया, ना कि जंगल राज। जंगल राज के समय आप देखा कि क्या है लेवल। बीजेपी ने सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बिहार की चुनावी जंग में उतारकर साफ कर दिया है कि वो रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है और इसीलिए बिहार के विकास के लिए डबल इंजन वाली सरकार जरूरी है। जनता को अपील कर रही हूं हाथ जोड़कर, एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए को जिताए और एनडीए जीतने पर माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सीएम होंगे अगले 5 साल के लिए और बिहार ऐसे ही आगे बढ़कर के अच्छा प्रोग्रेसिव डेवलप्ड स्टेट बनेगी। बीजेपी ने इस दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने से 4 दिन पहले अपने वादों का पिटारा खोला है। बीजेपी ने सबसे आखिर में अपना घोषणा पत्र जारी कर दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ने की कोशिश की है, लेकिन विरोधी पार्टियों ने बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीयू को घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चयों की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सत्ता पलटने के लिए प्रण हमारा जारी किया है। कांग्रेस ने बदलाव पत्र 2020 के नाम से घोषणा पत्र जारी किया और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी नया बिहार, युवा बिहार और बिहार फर्स्ट
बिहारी फर्स्ट नाम से नीतीश की सरकार हटाने का दावा किया है। बिहार चुनाव में बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आने के साथ ही अब प्रायः जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबका घोषणा पत्र लोगों के सामने आ चुके हैं और 28 अक्टूबर को पहले दौर का मतदान होना है। इसके साथ ही एनडीए समेत जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनके घोषणा पत्र की तुलना भी शुरू हो गई है। चुनाव पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। बीजेपी ने लगभग 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है तो आरजेडी 10 लाख नौकरियों का वादा कर रही है। जेडीयू ने हर जिले में मेगा स्किल सेंटर लगाने का वादा किया तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का जिक्र है। बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया तो आरजेडी ने केंद्र सरकार के कृषि बिलों की वापसी का वादा किया है। जेडीयू ने हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की बात कही है तो कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी का वादा कर रही है। अब इंतजार है कि इन घोषणा पत्रों का वोटरों पर कितना असर होगा, क्योंकि पहले दौर का प्रचार खत्म होने में केवल 4 दिन है और इनमें प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ 12 रैलियां होनी है। मतलब साफ है, बीजेपी का तुरुप का पत्ता तो पीएम मोदी ही होंगे। और बिहार चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट पर लिखा है कि भारत सरकार ने अभी अभी कोरोना से निपटने की रणनीति का ऐलान किया है। कृपया राज्यों में होने वाले चुनाव के कार्यक्रम से ये तय करें कि आपको वैक्सीन कब मिलेगी, वो भी झूठे वादे के साथ। और कोरोना की वैक्सीन अभी बनी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे घोषणा पत्र में शामिल करते हुए वादा किया है कि ये लोगों को मुफ्त दी जाएगी। बीजेपी की इस घोषणा के बाद आरजेडी ने बीजेपी पर कोरोना की वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आरजेडी की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया है कि कोरोना का टीका देश का है, बीजेपी का नहीं। टीका के राजनीतिकरण इस्तेमाल को देखते हुए इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है। बिहारी स्वाभिमानी है, चंद पैसों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचते। शेष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेष जी, जरा ये बताइए, जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घेर रहे हैं कोरोना वैक्सीन के मुफ्त मिलने को लेकर, क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ गोल हो गया बीजेपी की तरफ से? वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में कोई सीन नहीं है, कोई स्थिति नहीं बनती दिख रही है वैक्सीन की। हाँ जरूर, शोध चल रहा है। वो लगता है कि प्रधानमंत्री को कंसल्ट नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने अभी कहा है कि इसका विकास हो रहा है, जल्दी विकास होगा। लेकिन एक बात उसमें दिलचस्प है जो प्रीति में कह रहे हैं, पॉइंट आउट बिल्कुल, जो घोषणा पत्र बीजेपी का है, उन्होंने कहा 1 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार देंगे। उसके लिए वहां पे बुनियादी ढांचा तैयार है। पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने लड़कियों को, जो लड़कियां 10 साल की थी, 12 साल की थी, जो स्कूल जाती थी, सबको साइकिलें दे रहे हैं। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन का ये उनका एक बड़ा हथियार था और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ। और वो लड़कियां अब 40-45 साल की, 50 साल की हो चुकी हैं। तो उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जिनको साइकिल दिया था इन्होंने, जो 18, 19, 14, 15, 16 साल की लड़कियां थी, वो डिसीजन मेकिंग लेवल पे हैं और वो उस रोजगार को, अगर उनको स्वरोजगार के अवसर दिए गए तो एक लड़की को स्वरोजगार, लड़की माने जो लड़की थी महिला, तो वो पूरे परिवार को एक सपोर्ट सिस्टम देगी। ये इनका एक, ये मुझे लगता है इसमें काफी होमवर्क करके इन्होंने काम किया। बाकी जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, जहां तेजस्वी यादव का सवाल है, वो विपक्ष में है तो वो उनकी आलोचना करेंगे ही। लेकिन ये पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये सेल्फ गोल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो है उसको फाइनल स्टेजेस चल रहे हैं उसके टेस्ट के। भारत में भी तीसरे राउंड का चल रहा है। तो प्रोडक्शन का जहां तक सवाल है तो कंपनियां तो तैयार बैठी हैं, जैसे ही फार्मूला उपलब्ध होगा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो वो वायदा, क्योंकि कोरोना की दहशत है, तो अन्य चीजों की तो बात जो है वो तो हर चुनाव घोषणा पत्र में होती रही है। ये एक नई बात है तो इसका, लेकिन विपक्ष जी कह रहे हैं कि ये तो देश का मसला है ना, ये तो भाई एक ऐसी कैलेमिटी है जो पूरे विश्व में, और भारत इससे सबसे ज्यादा जूझ रहा हुआ दिख रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में वैक्सीन बनती है तो बिहार के लोगों को क्यों मुफ्त मिलेगी, ये विपक्ष कह रहा है। इस पर मैं आगे जुड़ूंगी आपसे। इधर बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा है कि खुद जुमलेबाजी करने वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि जब कोरोना का टीका आएगा तो बिहार में मुफ्त देने का वादा पूरा किया जाएगा। घोषणा पत्र आज आपका जारी हुआ है, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये तो जुमला है। हाँ, देखिए, जो स्वयं जुमलेबाजी करते हैं वही इस प्रकार की बात कह रहे हैं। इतना वास्तविकता से भरा हुआ घोषणा पत्र, हमने तो कोई हवा में बात नहीं की।
और सबसे बड़ी बात है, हमारा चुन के आने वाली पार्टी का घोषणा पत्र है। जिसको पता होता है आप चुन के आने वाले, वो वादे पूर्ण करने वाला घोषणा पत्र देता है। जिसको पता होता है हम चुनकर नहीं आने वाले, वो कुछ भी घोषणाएं कर सकता है। सर, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया बिहार को? इससे पहले उनकी भी तो सरकारें रही ना, यूपीए की सरकार रही ना, तब क्यों याद नहीं आया उनको? देखिए, ये जब चुनाव आता है तो ये सारी बातें करते हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर इन्होंने देखना चाहिए। सर, एक और सवाल है, राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ पर आपने कोरोना का फ्री टीके की बात कही, तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो देश की पॉलिसी का मुद्दा है, कोरोना का टीका बीजेपी का कोई एक हथियार नहीं है। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा भाई साहब, लेकिन आज कोरोना का टीका आने के बाद उस टीके की कीमत क्या होगी, कितने लोगों को मिल पाएगा, ये सारे प्रश्न लोगों के मन में है। हमारी पार्टी ने तय किया है, हर बिहार के नागरिक को हम समय के साथ फ्री टीका देंगे और पूरे बिहार को कोरोना की चपेट से बाहर निकालेंगे। सर, आरजेडी 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, आपने 19 लाख नौकरी की बात की है, तो ऐसे में लोग मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मजाक तो उनका उड़ेगा, क्योंकि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही लोग वोट करते हैं। अभी आरजेडी कुछ भी कहे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और मोदी जी का, सुशील जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? तो मुझे लगता है लोग घोषणा पत्र देखने के बाद इस बात को देखते हैं कि कौन सही दिशा में जा रहा है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है। वहीं आरजेडी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमलेबाजी बता दिया है। बीजेपी का मतलब है बोझ जनता पर, बड़का झुट्टा पार्टी, बड़ा जुमलेबाज पार्टी, ये सब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था। बीजेपी ने आज अपने घोषणा पत्र में फिर से जुमलेबाजी की है, और ये जो जनता पर बोझ बने हुए हैं, बोझ जनता पर, बीजेपी का मतलब स्पष्ट है। अब इनके झांसे में जनता जुमले में फंसने वाली बिहार की नहीं है। ये तो पहली विजय है, तेजस्वी यादव जी की पहली जीत है कि बीजेपी को असली मुद्दे पर घसीट कर वो लाए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रोजगार और कोरोना के टीके के मुद्दे पर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कितना मजाक और उड़ाएंगे कोरोना महामारी का। करोड़ों लाखों करोड़ों मजदूर पाँव में फफोले लिए, बच्चा हाथ में लिए, पेट में खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बुरे हाल, हजारों किलोमीटर चलकर पैदल आए। नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ने तो उन्हें बिहार नहीं घुसने दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 साल तक कोई वैक्सीन आएगा नहीं, अपना ख्याल खुद रखिए, और भाजपा इस प्रकार लोगों को बरगला रही है। एक सवाल ये भी है कि आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, आप लोग स्पेशल स्टेटस की, तेजस्वी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं योजना आयोग खत्म हुआ, उसके साथ ही स्पेशल स्टेटस का मुद्दा भी खत्म हो गया, कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं झूठे संकल्प पत्र को जारी करने के लिए और बिहार के स्पेशल स्टेटस को खारिज कर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। कहां है नीतीश बाबू? स्पेशल स्टेटस मांगते थे, आज तो आर.के. सिंह जी ने स्पेशल स्टेटस बिहार का खारिज कर दिया। क्या इस प्रकार से बिहार की जनता की वोट लेंगे? आखिरी सवाल मेरा, जो संकल्प पत्र बीजेपी का है, 19 लाख युवाओं को रोजगार, 1 करोड़ महिलाओं का स्वावलंबन, 30 लाख पक्के मकान 2022 तक, इसके अलावा एमएसपी पर दलहन की खरीद, बहुत सारी बातें कही गई उसमें। बिहार में कम से कम धान का एमएसपी तो दे दीजिए। 1888 का धान 1200 में पिटता है, मक्का जो है वो 700 रुपया क्विंटल में पिटता है। निर्मला सीतारमन जी कोई सवाल लेती तो पता चलता, परंतु सवाल तो कोई लिया ही नहीं। और रोजगार लिखा है अवसर तलाशेंगे, वोट का अवसर तलाशने आए हैं, रोजगार का नहीं। संभावनाएं तलाशेंगे, किसी प्रकार से एलजेपी और ओवैसी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, पर सच नहीं होने वाला, क्योंकि महागठबंधन को 3/4 बहुमत मिलने वाला है। जी, वोट का अवसर तलाश रही है बीजेपी जेडीयू या फिर रोजगार का अवसर? क्योंकि अगर रोजगार देने की बात है तो सरकार तो उनके साथ ही जनी चला रहे थे, तो चाहते तो केंद्र की तरफ से मदद भी हो सकती थी। नहीं, देखो, हमला तो सुरजेवाला का काफी
काफी आक्रामक है, लेकिन रोजगार के अवसर तलाशने की बात तो नहीं की उन्होंने कहा हम रोजगार देंगे। उन्होंने कहा 1 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी का तो उन्होंने स्पेसिफाई किया मेडिकल में इतना देंगे इतना देंगे। हालांकि जो ये कह रहे हैं कि वो बात ठीक है, और प्रधानमंत्री जो अभी तुमने बात कही कि भैया प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि भैया अभी कोई दवा नहीं है और अभी इसका वैक्सीन नहीं है और ये लोग बांट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आर.के. सिंह साहब ने भी कह दिया साहब स्पेशल स्टेटस देंगे नहीं। स्पेशल स्टेटस पे बाकायदा लड़ाई हुई है नीतीश कुमार की केंद्र सरकार से, और मोदी जी ने पिछले चुनाव में बाकायदा इसकी घोषणा की है, तो उसको वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे लगता है ये लोग बिना होमवर्क किए वहां पे लोग पहुंच गए हैं और वो कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन और धर्मेंद्र प्रधान, ये सारे जो बड़े नेता हैं इसीलिए वहां पे जमे हुए हैं। अगर इन बिहार के नेताओं को बीजेपी नेताओं को दे दिया तो वो तो ऐसे ही कुछ न कुछ टेक्निकल बात करके गड़बड़ कर देंगे। स्पेशल स्टेटस शब्द नहीं नीति आयोग में, लेकिन विशेष पैकेज की व्यवस्था तो कश्मीर को दिया नहीं जा रहा, तो वो ये सेल्फ गोल लोग कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई असली जो मैंने आपसे कहा वो यही है कि कौन क्या कह रहा है उसकी विश्वसनीयता की। निर्मला ने जो कहा, अगर क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, फाइनेंस मिनिस्टर उनकी क्रेडिबिलिटी है। तेजस्वी यादव कह रहे 10 लाख नौकरियां देंगे, इन्होंने आप ध्यान रखिएगा इन्होंने 19 लाख रोजगार की बात की है, मत्स्य उत्पादन में और हर जगह की बात की है। इन्होंने कोई स्पेसिफिक नौकरी ज्वाइन करने का वहां पे ऑफर नहीं किया। हाँ, अभी मोतिहारी का हमने सुना वो चीनी मिल चलाने की बात की थी। मुझे लगता है कि वो चूंकि झगड़ा हो गया और 3 ही साल तो इनका साथ रहा है। नवंबर 2017 में नीतीश इनके समर्थन से सरकार में दोबारा आए हैं, पहले तो आरजेडी के साथ ही थे। तो इस 3 साल में उस बात को नीतीश ने ओवरलुक किया, तो जाहिर है जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ है वो यही सब फैक्टर्स तो हैं जो उन्होंने कुछ किया नहीं, जो पुराना काम किया है। जो आप भी बात कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ दिख रहा है, शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को बिहार की जमीन पर उतार दिया है। वो घोषणा पत्र जारी करने से लेकर रैलियां सभा करके विपक्ष को घेरने का ही मसला क्यों ना हो। इधर कोरोना वैक्सीन को बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल किए जाने का केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने समर्थन किया है। नित्यानंद राय ने दावा किया है कि बिहार की जनता को कोरोना की वैक्सीन आने पर सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि ये बिहार की जनता का हक है। नित्यानंद ने कोरोना की वैक्सीन पर राजनीति करने के विपक्ष के आरोपों को भी खारिज कर दिया। हमारे साथ इस वक्त नित्यानंद राय मौजूद हैं, गृह राज्य मंत्री। सर, जो संकल्प पत्र में कहा गया है कि वैक्सीन जो है बिहार की जनता को सबसे पहले मिलेगी, संकल्प पत्र में ये कहा गया है यहाँ बिहार की जनता को मुफ्त में मिलेगी और पहले मिलेगी। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा बिहार की जनता को मुफ्त वैक्सीन कोरोना का मिलेगा। आरजेडी कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, बिहार की जनता का यह हक है। यह राजनीति नहीं है, यह सेवा है, कोरोना को पराजित करने का एक साधन है। आरजेडी ये भी कह रही है कि संकल्प पत्र झूठा है। हमारा ही संकल्प सच्चा है, बाकी विपक्ष का कोई भी बात है सब भ्रम फैलाने वाला है, झूठा है। और बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि अब तक बीजेपी ने जो कहा वो किया। बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा भी बीजेपी निभाएगी। हमारे साथ में मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के सांसद और लगातार इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। मनोज जी, जो रोजगार की बात की, मैनिफेस्टो की बात की, आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लाख नौकरियां कहां लाएंगे। 10 लाख तो हमने वादा किया, तो नीतीश जी ने कहा कि पैसा कहां से है। 19 लाख रोजगार का हमारा वादा है और हम उसको करेंगे। बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये तो तेजस्वी जैसे लोगों से सवाल उठता है कि तेजस्वी बाबू आपका प्लान क्या है। हमने तो पूरा प्लान दे दिया, हमारे मैनिफेस्टो में पढ़ लीजिए। 10 लाख एक सेक्टर में, 5 लाख एक सेक्टर में, 3 लाख शिक्षक, 1 लाख हेल्थ सेक्टर में नौकरी। तो ये सब कुछ मिलके 19 लाख हमारा मैनिफेस्टो है और हम जो कहते हैं वो करना जानते हैं। वैक्सीन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कह रहे हैं कि भाई इस पर राजनीतिकरण हो रहा है। ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। वैक्सीन से तो प्राण बचेगा ना, और अगर बिहार के लोगों का हम प्राण बचाने के लिए मैनिफेस्टो में ला रहे हैं तो वो राजनीति है। ये राजनीति, अगर ये राजनीति है तो यही तो होनी चाहिए, हम प्राण बचाएंगे। एक सवाल हो रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से ट्वीट भी हो रहे हैं, वहां से बयानबाजी भी हो रही है
कि आखिर में बीजेपी ने तमाम जो वादे किए थे उसको तो पूरा नहीं किया, तो कैसे ये अब पूरा करेंगे? तो झूठा जो है इनका मैनिफेस्टो। ये तो विपक्ष का आरोप है। आज बिहार की जनता जानती है। आज देखिए, दीघा पुल हो, अटल सेतु हो, बबुरा पुल हो, नई सड़कें हो, गांव-गांव की गलियां पक्की हो, गरीब के अकाउंट में पैसा हो, अगर ये सब कुछ किसी ने कहा और किया तो हमारी एनडीए बीजेपी है, और हम आगे जो कहेंगे वो करेंगे, ये हमारे बिहार का विश्वास है। और आरजेडी के मनोज झा ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर बीजेपी के वादे पर कहा है कि कोई भी राज्य जान माल को बचाने की बात को घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता है। विश्व का कोई भी राष्ट्र, कल्याणकारी राष्ट्र या राज्य, एक महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन होता है उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता। ये शर्म का विषय होना चाहिए। अरे साहब, जान माल की, जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में। मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया और इन लोगों ने आज भाजपा को ऐसे खड़ा करके रख दिया है जिनके लिए चुनाव में वो जिंदगी का सौदा भी कर सकते हैं। जी, पूरा का पूरा विपक्ष ये मुफ्त कोरोना की वैक्सीन देने पर घेर रहा है बीजेपी को। नित्यानंद कह रहे हैं कि बिहार की जनता का सबसे पहला हक है। क्यों? क्योंकि चुनाव है। इसको इस तरह देखें। अरे भैया, उनको कह दो और भी चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हो रहा है, वहां पे ले उड़ेंगे ये लोग। ये हमें लगता है कि कोरोना वाले मामले में इनके लोगों को कंप्लीट ब्रीफिंग नहीं है। ये सब एक सुर में बात नहीं कर रहे। कह रहे हैं बिहार की जनता का पहला अधिकार तो मध्य प्रदेश में उठाए सीटें, और उनका क्या हो, हरा देंगे तो शिवराज बेचारे तो फिर पैदल हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। हाँ, ये है कि इसमें दो राय नहीं है कि जो भी लड़ाई वहां पे बिहार में है एनडीए की, वो शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी की छवि, राजनाथ सिंह जी का प्रभाव, और आज निर्मला सीतारमण, ये बहुत बड़ी बात है, मंत्री के राष्ट्रीय चुनाव में और एक वचनबद्धता जाहिर की है। तो ये एक बिहार की जनता में हमें लगता है। जी शेष जी, मैं आपकी बात को पूरा जरूर आगे सुनूंगी क्योंकि थोड़ी सी तकनीकी खामी आ रही है, आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है आपकी। इधर बीजेपी के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र को पूरे होते वादे अब है नए इरादे नाम दिया गया है। जेडीयू ने अपने इस घोषणा पत्र में युवा शक्ति बिहार की प्रगति का नारा दिया। हर घर बिजली और घर किसान के खेत तक पानी का वादा भी किया गया। पटना में जेडीयू का घोषणा पत्र जारी करते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसी विकास को और रफ्तार देना है। जेडीयू ने अपने घोषणा पत्र में हर घर नल का जल और महिलाओं के लिए आरक्षित रोजगार देने का वादा भी किया है। पहला बिंदु है हम लोगों का युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी। चौथा बिंदु है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा बिंदु है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा बिंदु है सुलभ संपन्नता और सातवां बिंदु है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर हमला किया है। नीतीश के मुताबिक आरजेडी को बिहार में 15 साल जबकि बिहार और झारखंड दोनों में 10 साल शासन का मौका मिला, तब 1 लाख रोजगार भी नहीं दिए गए। क्या किया भाई? आजकल बोलते रहता है नौकरी देंगे। अरे माता पिता का राष्ट्र 15 साल और 10 साल बिहार और झारखंड एक था, उसको शामिल करते हुए और बाकी 5 साल जो झारखंड अलग हो गया, कुल मिला करके 1 लाख से भी कम रोजगार 15 साल में। आप जरा बता दीजिए। और ये लोग बात करते रहते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। और बिहार चुनाव में इस बीच चीन का मुद्दा भी गर्मा गया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि एलएसी पर गलवान में हुई बिहार के जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और एलएसी पर भारत अपनी स्थिति बरकरार ही नहीं रखेगा बल्कि और मजबूत बनाने में सफल होगा। राजनाथ सिंह ने चीन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, चाहे इसके लिए देश को किसी भी हद तक जाना पड़े। सर, जब गलवान की घटना हुई, बिहार रेजिमेंट के काफी जवान, आप भी जवान शहीद हुए थे,
आप लोगों ने रक्षा मंत्रालय ने भी कहा था, आपने भी उस समय कहा था कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या हम लोग जो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सफल हुए हैं वहाँ पर? इसमें कहीं दो राय नहीं कि गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने भारत भूमि की रक्षा के लिए, भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने के लिए जो अपना बलिदान दिया है, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, उनके बलिदान को हम लोग किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जिन माताओं ने ऐसे लाल पैदा किए हैं जिन्होंने कि देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन माताओं के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। गलवान की घटना के बाद आप लोगों ने काफी कठोर फैसले भी लिए थे। क्या लगता है उसका अब सार्थक फल नतीजा निकलने लगा है? चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा? बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, बहुत खुलासा तो मैं नहीं कर सकता हूं कि हमारे सेना के जवानों ने जो कुछ भी किया है उस पर हमको नाज है, फक्र है अपने सेना के जवानों के ऊपर। और यह भी मैं देश को यकीन दिलाना चाहता हूं, एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व और हमारे सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम, और सबसे बड़ी विशेषता हमारे भारत के सेना के जवानों की यह है, यहाँ उनके पास शौर्य है वहीं पर हमारे सेना के जवानों के पास धैर्य भी है। यहाँ धैर्य की आवश्यकता होती है, हमारे भारत के सेना के जवान अपने धैर्य का परिचय देते हैं। यहाँ शौर्य की आवश्यकता होती है, हमारे देश के जवान अपने शौर्य का परिचय देते हैं। क्या इस बर्फबारी में अब बर्फ जमा होने लगी है, क्या हम लोग अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में, स्थिति को सुदृढ़ रखने में सफल रहेंगे? नहीं, बरकरार रखने में ही नहीं बल्कि उसे और मजबूत करने में हम सफल रहेंगे। 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा। वैसे जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत बराबर शांति का पक्षधर रहा है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जिसे बोलते हैं, उसके हम पक्षधर रहे हैं। हम अशांति नहीं चाहते, हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारे देश की धरती पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं देशवासियों को भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। और यह बात यदि मैं कह रहा हूं तो अपने सेना के जवानों के धैर्य, शौर्य और पराक्रम के आधार पर कह रहा हूं। चीन कहता है कि भारत अग्रेसर है, पहले भारत पीछे हटे। चीन कह रहा है कि भारत हमलावर है, भारत को पीछे हटे। बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अच्छा होगा कि बातचीत के द्वारा कोई न कोई एक समाधान निकल जाए। किसी के आगे किसी के पीछे जाने का नहीं है। जो समझौते के आधार पर सहमत बनती है होना चाहिए। हम न चीन की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और न तो भारत की जमीन पर किसी को हम कब्जा करने की इजाजत देंगे। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक जाना हो। राहुल गांधी कहते हैं 15 मिनट में हमारी सेना उनको खदेड़ दी थी जब मेरा राज रहा था। अब मैं कहना नहीं चाहता, 1962 पूरे देश को याद है। क्या हुआ था 1962 में, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। और उसमें मैं किसी प्रधानमंत्री को भी दोषी नहीं ठहराना चाहता, उस समय के भी प्रधानमंत्री। कोई यह प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि हमारे देश की जमीन किसी हमारे दूसरे देश के लोगों के हाथों में चली जाए, उस पर उनका कब्जा हो जाए। लेकिन क्या हुआ सारा देश अच्छी तरह जानता है। और उसके बाद लंबे समय तक सरकार उनकी रही, वह क्या कर पाए? कुछ भी किया। 15 मिनट में भारत की संसद ने तो पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी कहा, प्रस्ताव पारित करके कि भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उन लोगों ने क्या किया? और जो भारत की जो भूमि चीन के कब्जे में है उसके बारे में क्या किया? वर्षों तक रहे, 3 दिन की तो बात ही छोड़िए। पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इतनी एक बड़ी पार्टी के नेताओं को इस तरीके की बात नहीं बोलना चाहिए जो कि असंभव हो। हाँ, इतनी बात हम विश्वास के साथ इस समय हम कह देते हैं कि भारत की भूमि पर
मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसी भी सूरत में 1 इंच भी जमीन पर किसी को कब्जा करने की इजाज़त नहीं देगी। उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और यह बात जो मैं बोल रहा हूँ, यह बिल्कुल फर्म कन्विक्शन के साथ मैं यह बात बोल रहा हूँ। राजनाथ सर, एक चीज़ और है कि जो चीन के साथ आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, गलवान पर आपने काफ़ी कठोर फैसले किए। सीमा पर जो आप लोग मनोबल बढ़ाए, प्रधानमंत्री खुद गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लद्दाख की सीमा पर गए, और अब आप खुद दशहरे में आप खुद चीन की सीमा पर जाने वाले हैं। क्या ये सेना का मनोबल बढ़ाने के देखिए, जब मैं भारत का गृह मंत्री था उस समय भी दशहरे पर, कभी दीपावली पर मैं बराबर सुरक्षा के जवानों के बीच जाता रहा हूँ। तो उसी परंपरा के तहत जब दशहरे का पर्व है, दशहरे का पर्व एक विजय का पर्व होता है और इस दिन शस्त्र पूजा की जाती है, भारत की एक परंपरा है। तो उस शस्त्र पूजा की दृष्टि से मैं अपने जवानों, सेना के जवानों के बीच जाने वाला हूँ। मैं जाऊँगा, उनके साथ रहूँगा, उनके साथ गपशप भी करूँगा, उनकी मैं कुछ सुनूँगा और कुछ अपनी बात भी उन्हें सुनाऊँगा। राजनाथ सर, एक और सवाल, आखिरी सवाल, ये युद्ध से जुड़ा हुआ। भारत क्वाड का मेंबर बन गया, बनाया क्वाड, कई देशों के साथ भारत फिर मित्रता के समझौते कर रहा है। साउथ चाइना सी में भारत तमाम देशों के साथ मिल रहा है। क्या अमेरिका के साथ भारत के सेना अभ्यास चलने वाले हैं मालाबार? तो एक चीज़ तो संदेश क्या ये चीन को मिल रहा है कि भारत अब पहले जैसा हाथ पर हाथ रखकर नहीं देखेगा, उन तमाम देशों के साथ भारत बात करेगा। तो देखिए, इतनी बात मैं कह सकता हूँ और हृदय की गहराइयों से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की विश्वसनीयता और भारत की साख बढ़ाई है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे मिलिट्री पावर के संबंध में भी लोगों का विश्वास और भरोसा इतना बढ़ा है कि आज दुनिया के ताकतवर देश, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यह सब भारत के दोस्त हैं, मित्र हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा पाकिस्तान से शेलिंग लगा, क्योंकि यह सब सारे जिन देशों का नाम लिया है वो एक बड़ी मिलिट्री पावर है, मेजर पावर है। आज वह सब भारत के मित्र हैं, ये हम सबके सौभाग्य की बात है। तो ये संदेश चीन तक जाता तो होगा? नहीं, अब संदेश किसको, हम किसी को संदेश कुछ नहीं देना चाहते किसी देश को। हम हर पड़ोसी के साथ अपने संबंध रखना चाहते हैं और हम चीन से भी अपेक्षा करते हैं कि चीन को भी यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम और वो पड़ोसी हैं और पड़ोसी के देशों के बीच अच्छे संबंध हों। हम लोग आपस में मिलकर ये व्यापार करें और दोनों देशों का आर्थिक विकास हो, या तो और कल दोनों देशों का, हम चाहते हैं हर पड़ोसी देश, हर देश का विकास होना चाहिए। एक और पड़ोसी लगातार शेलिंग कर रहा है, सीमा से आतंकवादी भेजने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है, सीमा पर आग लगा के आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। उस पड़ोसी को काबू करने के लिए हमारे पास तमाम उपाय हैं। नहीं, उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं हमारे सेना के और सुरक्षा के जवान, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के भी नेतृत्व में इस समय भारत की सेना, भारत के हमारे CAPF यानी जो सुरक्षा के जवान हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और साथ ही साथ हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस है, इनके बीच बहुत ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इस समय है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवाद का जम्मू कश्मीर की धरती से सफाया होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल जुड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने जिस तरह चीन को लेकर साफ संदेश दिया है, एक बात तो साफ है, लगभग 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है गलवान घाटी में जो वाकया हुआ था, उसके बाद भी हम लोग अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं और ये बात रक्षा मंत्री ने साफ कर दी है संदीप कि हम ना तो अपनी जमीन देंगे, ना जो हमारा हिस्सा है उससे पीछे हटेंगे।
बिल्कुल प्रीति, अगर हम लोग बात करें लगातार जो है रक्षा मंत्री जो LAC पे हालात है और ख़ासतौर पे कि LOC पे भी जिस तरीके के हालात है उस पर लगातार नज़र बनाए हुए एक एक डेवलपमेंट को जो है रक्षा मंत्री देख रहे हैं, ग्राउंड पे जा चुके हैं। वो हर हफ्ते जो है कई बार जो है बैठकें होती हैं, सेना प्रमुख जो उनको ब्रीफ करते हैं और जो ज़मीन पर जो निकल कर आ रहा है वही उन्होंने कहा है कि हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी उन सब इलाकों में इतनी मजबूत है कि उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। 7 बार जो है बैठकें हो चुकी है दोनों देशों के बीच कोर कमांडर की, और ऐसे में अगर बातचीत नहीं बन पा रही है तो इसका सीधे तौर पर एक इशारा जाता है कि भारत ने अब अपने आप को बातचीत की मेज़ पर इतनी मजबूती से बिठाया है कि अब चीन जो है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि चीन जो है पेंगोंग की तरफ जो है फिंगर एरिया में अपने आप को मजबूत करके बैठा था, तो वहीं हम लोगों ने जो उसके दक्षिणी इलाके में यानी सदर्न पेंगोंग में अपने आप को मजबूत किया। तो ऐसे में अब चीन को मजबूरी में, जो अब तक नहीं होता था, चीन को मजबूरी में नेगोशिएशन की टेबल पर आना पड़ा है, जो कि वो कभी नहीं चाहता था। और यही वजह है कि चीन जो है इस वक्त जो है भारत की जो डिमांड्स है, भारत की सीधी तौर पर एक ही डिमांड है कि आपको अप्रैल वाली स्थिति में जाना है, सारे उन सब जगह से LAC से पीछे जाना, क्योंकि अब ठंड भी आ रही है। ऐसे में चीन जो है अब ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली जो है बात करें तो चाइना अगर यहाँ से पीछे जाता है तो उसका इमेज जो है वो ख़राब होगा, ये उसके दिमाग में, और इसी वजह से वहाँ अभी भी डटा हुआ है। लेकिन कह रहे हैं शेष जी, एक संदेश जिसकी इस मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो संदेश रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दे दिया है। वो सिर्फ देश को नहीं बल्कि चीन को भी है। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा ना, अपनी जवानों के धैर्य, शौर्य और पराक्रम के बल पे हम करेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इतने मजबूत हैं कि 1 इंच जमीन देंगे और किसी की जमीन हम लेना तो चाहते ही नहीं। ये बहुत गंभीर बात है। रक्षा मंत्री जिस फर्मनेस के साथ बात कर रहे हैं, उनके पीछे पूरा सपोर्ट सिस्टम, फौज का पूरा सिस्टम है। और आप देख लीजिए, नेवी ने हिंद महासागर को चीन के लिए आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया है, और जो 4 देशों का वो होने जा रहा है, युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत का, ये सब चीजें चीन को बताने के लिए काफी है कि 1962 के भारत में और आज के भारत में 1962 में चीनी भाई भाई हो रहा था, आपने आगे गलत हमला कर दिया। आज भी भाई भाई हो रहा था, लेकिन जब आपने 40 गलवान वैली में कारस्तानी की तो उसका फर्म जवाब दिया गया। नहीं, वो कारस्तानी तो की, लेकिन उस कारस्तानी का असल मकसद जो था वो कामयाब नहीं हो पाया, और भारत ने अपनी मौजूदा स्थिति को मजबूत करके ये संदेश दे दिया कि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ब्रेक ले रहे हैं।